हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 2 घंटे बाद नए साल का आगाज होने वाला है। 2025 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिली, सफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां, सियासी जमातों में किसने क्या खोया क्या पाया, पीटीआई एहतजाज क्यों ना कर सकी, नए साल 2026 में पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकेगी या नहीं, बानी पीटीआई के लिए भी किसी रिलीफ का ऐलान हो सकेगा या नहीं, माशरती इशारे क्या होंगे, आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का सियासी किरदार क्या होगा, जबकि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान टेंशन बरकरार। मुज़ाकरात की बात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद होकर रह गई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर की तरफ से मुज़ाकरात से मुतल्लिक पॉलिसी पर ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बानी की रिहाई के लिए तहरीक जारी रखने का अज़म। दूसरी तरफ कप्तान से जेल में इनकी बहनों की मुलाकात कल भी ना हो सकी। हुकूमत सख्त मौक़िफ़ पर कायम। अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। इसके अलावा ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। क्या पाक भारत सख्त कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने की उम्मीद पैदा हो गई है? दोनों ममालिक में बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन हो सकेगा? इस पर भी बात कर लेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन की तरफ से पावरफुल शुगर मिल्स को 44 अरब रुपए के जुर्माने, मगर उन्होंने जुर्माने अदा ना किए। नाम भी सामने आ गए। कौमी असम्बली कॉमर्स कमेटी में पेश की गई दस्तावेजात की एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो साल गुजरा है वो कैसा रहा और आने वाला साल जो है उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू। इस साल का आखिरी प्रोग्राम जो है उसमें आपने हमें ज्वाइन किया, तो ये भी बताते जाइएगा कि जो साल गुजरा उसको सियासी महाज पर देखें, डिप्लोमेसी के तरीके से देखें या इकोनॉमिकली देखें, इन तीनों फ्रंट्स पे जो है जो साल गुजरा उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए रबिया, आपने और रऊफ लासरा साहब ने भी इस पे मुसलसल प्रोग्राम्स किए और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसका रोज बरोज जायजा भी आपने कौम के सामने रखा। अगर देखा जाए तो 2025 जो है सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए मुश्किल साल था। हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी उसके रास्ते में रुकावट नहीं थी। हुकूमत जो है वो आसानी से जो है वो अपोजिशन को हैंडल करती रही। अगरचे अपोजिशन के ऊपर सख्तियां बड़ी थी, लेकिन मेरे ख्याल में 2 चीजें जो है वो अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई। एक तो ये पिछले साल के आखिर में जो वाकयात हुए, नवंबर के वाकयात को अगर आप जोड़ें उससे माजी में 9 मई के साथ, तो ये 2 वाकयात जो हैं 2025 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़े रहे। अब उसकी वजह से सख्तियां भी हुई, उसकी वजह से वो कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू ना कर सके। उसके नतीजे में कोई बड़ा वो जो है हुकूमत के ऊपर दबाव डालने में भी वो कामयाब ना हो सके। और विद इन पार्टी जो उनकी अपनी ग्रुपिंग थी उस पर भी आज तक वो काबू नहीं पा सके। हो सकता है कल उसको देख लें, सूरत हाल को बेहतर कर लें, लेकिन अगर आज भी हम बैठ के जायजा अगर 2025 के आखिरी दिन ले रहे हैं तो उसमें हमें नजर ही आता है कि पीटीआई आज भी धड़ों में तकसीम है, ग्रुपिंग है। वहाँ पे ये सोच पाई जाती है, कोई कहता है मुज़ाकरात करेंगे, कोई कहता है एहतजाज करेंगे। ना बैरिस्टर गौहर साहब की कोई किसी बयान की हैसियत है, ना अलीमा खान साहबा को बाकी जो लोग सुनने को तैयार हैं। पार्टी ने अपने नुमाइंदे 2 मुकर्रर कर दिए हैं, एक का नाम है महमूद खान अचकज़ई, एक है रामा राजा नासिर अब्बास। फैसला उन्होंने करना है मुज़ाकरात का या एहतजाज का, लेकिन उनकी भी तरफ से कोई की जाने वाली बात को निगेट कर दिया जाता है। एक बड़ी तब्दीली इस साल में उन्होंने ये की कि विद इन हाउस तब्दीली लाकर उन्होंने अपना ही वज़ीर बदल दिया। अली मीर गंडापुर साहब को उन्होंने हटाकर सुहेल अफरीदी साहब को अपने सूबे का चीफ मिनिस्टर बना लिया। पार्टी की वहां पे पोजीशन एमपीएस के ऊपर उनकी मजबूत रही, जिसके नतीजे में उन्होंने अगर अपना सीएम बदला तो सारे लोग उनके साथ मौजूद रहे। पार्टी की पॉपुलैरिटी भी पीटीआई कहती है जी हमारी पॉपुलैरिटी मौजूद है, लेकिन उसको हुकूमत के खिलाफ दबाव डालने में मटेरियलाइज नहीं कर पाई पीटीआई 2025 में। और अगर यही सूरत हाल रही, लासरा साहब इससे में भी इत्तेफाक करेंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पीटीआई के लिए हो सकता है, क्योंकि हुकूमत का जो अपर हैंड, हुकूमत का दबाव इस हद तक है कि पीटीआई जो है वो कोई अपनी चीजें मनवाने की पोजीशन में आज के दिन तक तो नहीं आ सकी।
अगर कल या आने वाले दिनों में पीटीआई यकसू होकर कोई ऐसा सियासी कार्ड खेल लेती है, सियासी जमातों के साथ राब्ते कर लेती है, तो शायद कोई हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, एक अपोजिशन की जमात है, उसने ये फैसला भी किया कि वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करेगी। तो किसी सियासी जमात के साथ आज के दिन तक उनका कोई मुसलसल राब्ता नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी के पास गए, ना उन्होंने बाकी जमातों को एंगेज किया। एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में की, वो भी चंद साफियों और चंद उन जमातों पर मुश्तमिल थी जिनकी बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में उतनी पजीराई नहीं है जितनी बड़ी सियासी जमातों की हो सकती है। मलिक साहब, आपकी इजाजत के साथ मैं यहाँ पे जो है वो एक डेविल्स एडवोकेट जो है वो प्ले करूंगी। बेशक जो है पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, पूरी पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है, कंफ्यूजन है, खान साहब जेल में है, कोई आगे उनकी रिहाई का या रिलीफ का जो है वो आसरा भी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बट और हुकूमत ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, ऑब्वियसली बहुत कंसोलिडेट कर लिया है। बट हैविंग सेड दैट, पूरा साल अगर हम देखें, अब जहां साल का इख्तिताम हो रहा है, चाहे कोई तरमीमें करना हो, चाहे कोई पॉलिसी बनाना हो, चाहे हमारे टीवी शोज हो, ये तमाम में जो डिस्कशन रहती है वो इमरान खान रिलेटेड ही रहती है। तो ये तो एक तसल्ली इस वक्त खान साहब को भी है, नोइंग हिज नेचर, वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय जो है वो भी करते होंगे कि उनके नाम से जो है वो हुकूमत अब भी परेशान है, अब भी वहाँ जो है वो एक रेस्टलेसनेस पाई जाती है। अगर वो किसी तहरीक का ऐलान कर देते हैं या कोई हलचल नजर आती है तो हुकूमत जो है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी रीसेंट एग्जांपल पंजाब में जिस किस्म का सलूक किया गया वो है। तो सुबह से शाम तक जो पूरे निजाम है वो इर्द गिर्द एक ही शख्स के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। आपको लगता है 2026 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ अगर इसको भी आप एनालाइज करें तो यही वो सियासी गलतफहमी है जो जिसका पीटीआई शिकार हो चुकी है कि जी टॉक शोज हमारे होते हैं। देखिए, अब पोजीशन की एक ही जमात है बड़ी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी का तज़किरा होगा। टॉक शोज में आप उसी को लेकर बैठेंगे, अगर वो एहतजाज करेंगे या ऐलान करेंगे एहतजाज का, उसी पे बात होगी, क्योंकि हम हैपनिंग के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो इतनी रेलिवेंट है कि उसके नतीजे में हुकूमत जो है उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। सवाल तो ये है कि पीटीआई अपनी इस जो है अपनी सियासी ताकत को इस तरह इस्तेमाल कर पाती कि वो अपने लिए मुश्किलात कम कर लेती और उसके आगे सियासत में रास्ते दरवाजे खुल जाते। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो है बहुत दूरियां पैदा की हुई हैं, पीएमएलएन के साथ उनकी दूरियां हैं, उनके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा चुका है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टी आ चुकी है। यानी अगर आज बैरिस्टर गौर जो है उनका डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मिलने चला जाए, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो जाएगी बैरिस्टर गौर साहब के खिलाफ। इसलिए कोई शख्स जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हुए भी डरता है, सियासी जमातों के पास जाता हुआ भी डरता है। महमूद खान अचरजई साहब को किसी मुज़ाकरात में बैठने दीजिएगा, आप देखिएगा उनके साथ पीटीआई के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या सोशल मीडिया के जो उनके फैंस हैं वो क्या सलूक करते हैं। सवाल तो ये होता है कि सियासी जमातें कोई जो है वो इनकलाबी जमातें या फौज तो नहीं होती कि वो लड़ के जीतना चाहती हैं, वो सियासत के जरिए जीतना चाहती हैं, वो सियासी रास्ते निकालती हैं, वो डायलॉग में एंगेज करती हैं। लेकिन अगर आप देखें 2025 की अगर आप पूरी देखें, जिसके साथ वो लड़ाई लड़के बैठे हुए हैं वो है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त क़यादत किसके पास है? सईद आसम मुनीर साहब के पास है। वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो आपके आर्मी चीफ हैं, मुसल्लह अफवाज के वो सरबराह हैं। तो आप समझें कि 2025 का साल मैं समझता हूँ सईद आसम मुनीर साहब का साल था। उन्होंने वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, उनको पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल गई, आलमी जरीदे उनकी तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने फौजी डिप्लोमेसी के जरिए अपनी जो है अपनी शख्सियत को मनवा भी लिया। ट्रंप उनकी तारीफें कर रहे हैं, चीन में उनकी तारीफें हो रही हैं, सऊदी अरब उनको अपना आला तरीन एजाज दे रहा है, उनको जो है सऊदी अरब एग्रीमेंट में ले गया एक दफाई माहदे के ऊपर। यूएई की बात करें, अगर आप मिस्र की बात करें, लिबिया की बात करें, तो उन्होंने अपनी फौजी डिप्लोमेसी को, जिसे मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं, उसके नतीजे में अपने आप को एक बड़ी शख्सियत के तौर पे दुनिया में मनवा लिया। कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त यूएस की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए, कोई प्रेशर नहीं है मिडिल ईस्ट की तरफ से, कोई प्रेशर चीन की तरफ से नहीं है, किसी भी मुल्क की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो गोया जिस शख्स से आप लड़ना चाह रहे हैं, जिसको आप शिकस्त देने के हर रोज राग लाते रहते हैं, जिनके खिलाफ आप ट्वीट्स करते हैं, वो तो ताकतवर तरीन शख्स बन गए। आपको क्या मिला? आप अडियाला जेल में हैं, आपकी सजाएं और बढ़ गई। और अगर भाई अभी भी आपके ऊपर 9 मई की एक ऐसी लटकती हुई तलवार है जिसके नतीजे में आपको मजीद सजाएं हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की सियासत हिकमत अमली की नाकामी है। सियासतदान हमेशा, आपको याद होगा, खलासा साहब को बखूबी याद है कि जब मरियम नवाज साहबा ने
ट्वीट्स करने बंद कर दिए तो हम सारे साफी उनके खिलाफ प्रोग्राम्स किया करते थे, बातचीत किया करते थे कि जी मरियम साहबा आपका ट्विटर क्यों खामोश है। उन्होंने एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार की कि हमें कुछ अर्सा अपने आप को खामोश रखना है ताकि हम डायलॉग में एंगेज हों और कोई रास्ता हमारे लिए निकल आए। तो कामयाब तो वो हुए जिन्होंने अपने ट्विटर को 6 माह के लिए बंद करके आज वो वज़ीर आला पंजाब भी हैं और उनके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो ये पीटीआई ने इस बात से सबक ही नहीं सीखा। वो अगर हर रोज लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसके नतीजे में आप कामयाब भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपना जायजा तो लेना पड़ेगा कि हमारी नाकामी कहाँ पे है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। और जो आपने डूम्सडे सिनेरियो पेश किया है और पीटीआई के हामी सपोर्टर जो हैं वो इतनी ब्लीक पिक्चर आपने जो दी है पिछले साल की और उससे भी पिछला साल तकरीबन मिलता जुलता यही था, कोई अगले साल की आपकी गुफ्तगू से तो उम्मीद नहीं लग रही कि कोई अच्छा साल आने वाला है पीटीआई के लिए सर? क्लासा साहब मुझे तो सच्ची बात है नहीं लगता। और ये इस किस्म की खबरें भी आज भी हमारे कुछ तजियाकार कह रहे हैं जी कि हुकूमत जो है वो नालायक साबित हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हैं। मैं तो कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत की। यानी उन्होंने इतना दूरियां पैदा कर ली हुई हैं कि जिसके नतीजे में ये दोनों जो जमातें हैं ये इक़्तिदार में मौजूद हैं। अब इन हालात में पीटीआई के लिए कोई रास्ता जो है वो बाज़ार नजर नहीं आता, ना ही शहबाज शरीफ साहब मुझे 2026 में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसे हालात नहीं आ रहे। हाँ, इकानमी एक चैलेंज है, आपको उसको लिए बेहतरी फैसले करने हैं, चीजें ठीक करनी है। लेकिन सोहेल वड़ाई साहब आपको पता है बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, माजी में भी उनकी पॉलिटिकल रीडिंग्स प्रेडिक्शन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट वो ठीक साबित हो रही है। वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं कि शायद वो जो बड़े लोग हैं, बड़े घर वाले हैं, वो खुश नहीं हैं कि कोई पढ़े लिखे लोग हों, कोई PhD हों, कोई डॉक्टर्स हों, कुछ वंडर बॉयज़ की बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप 2026 में कोई थ्रेट नहीं है, सोहेल वड़ाई साहब की रीडिंग कुछ और बता रही है। आप उनकी बात से एंडोर्स करते हैं या आपका ख्याल है हम सियासी लोग हैं, अगेन उसमें एक वो क्या कहते सियासी कमेंटेटर हैं, लिहाजा कोई ना कोई हम कोई खबर शबर कोई चिंगारी हम जलाए रखते हैं? सोहेल साहब बहुत बड़े बाखबर साफी हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते भी हैं। मैं उनका बड़ा पर्सनली भी बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हालात आपको ऐसे नजर आने चाहिए जिसके नतीजे में आप ये बात कह सकें कि ये हुकूमत जो है किसी मुश्किल में या किसी दलदल में फंस गई है। आपकी इकानमी जो है, जो इकानमी के जो चैलेंजेस हैं वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। एस्टेब्लिशमेंट खुद कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को जो है वो सपोर्ट मिले। गवर्नेंस आपका मसला आज का नहीं है, आपका 40-50 साल का मसला है, एक दिन में हल होने वाला नहीं है। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए PhD डॉक्टर आके सुबह क्या पुलिस थाने बदल देगा? क्या गवर्नर अगर PhD को लगा देंगे तो क्या आपके जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका दिमाग ठीक कर देगा, उनके जो अंदर से चिप निकाल के नई चिप डाल देगा? हमारे यहाँ हम फैसिलिटेटर नहीं है। आपने सारी उम्र आपने क्लासा साहब आपने ब्यूरोक्रेसी को कवर भी किया, आप कौमी असम्बली सेनेट में सारी चीजें देखते हैं। ये हमारे अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। हम ब्यूरोक्रेसी में होते हुए हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम फैसिलिटेटर नहीं है, हम हर्डल मेकर हैं, हम लोगों के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये मिजाज है हमारी अफसरशाही का। इसको क्या वो एक दिन में ठीक कर सकता है? कोई ऐसा कोई जो है वो PhD डॉक्टर आके फौरी ठीक कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसे हालात है। हमारे यहाँ देखिए कुछ ख्वाहिशात भी हैं। हमारे कुछ दोस्त ये ख्वाहिशात रखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए, उनकी हमदर्दी हो सकती है, पसंदीदगी हो सकती है। किसी और की पसंदीदगी है कि मरियम नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। किसी की ख्वाहिश है निजी शहबाज शरीफ साहब भी चलते रहे, किसी की ख्वाहिश है जमहूरी सिस्टम लपेट दें और उसके नतीजे में जो है वो आसिम मुनीर सब सारे इक़्तिदार को संभाल लें। ये हमारी ख्वाहिशात। मलिक साहब ऑन लाइटर नोट आपकी क्या ख्वाहिशात इन तमाम बातों में से जो आपने हमें बताए फलां की ये ख्वाहिशात हैं आपकी एज ए कमेंटेटर, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज एन एंकर, आपकी क्या ख्वाहिश है इन तमाम में से? देखिए क्लासा साहब, मैं कोई बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक आदमी नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि ये शाम के दूध की नहरें बहा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी के सियासतदान के अगर 100 में से 50 से 40 नंबर भी हैं तो 2025 के मुसलमानों में वो कामयाब तरीन आदमी होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ कहतो रजाल है अंग्रेजों ने, सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी हम सब उस वक्त हिंदुस्तानी थे बिफोर पार्टीशन, उन्होंने हमारा IQ लेवल सामने रख के 33% रखा था, पास मार्क्स रखे थे। आपने 40-50 तक ले गए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंप्रूव हुए हम पिछले कोई 78 कोई 80 सालों में।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसलिए ये तवक्कुआत लगा लेनी कि कोई शख्स जो है वो आके तो रात इसको बदल दे। मैं कल ही ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो थी साबिक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ओबामा साहब की तकरीर थी। वो खिताब करते हुए कह रहे थे कि जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब जो है आप मुझसे ये तवक्को लगा लें कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूंगा, या आप ये समझिए कि मैं इकॉनमी को बड़ा मजबूत कर दूंगा। इट विल टेक टाइम। उसने कहा कि जनाब इसको टाइम लगेगा, उस तरफ हम सफर शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह उठूं और आपके सारे मसाइल हल कर दूं। हमारे यहाँ ये जज्बातियत पाई जाती है, हम इमोशंस की सियासत करते हैं, परफॉर्मेंस की सियासत नहीं करते। तो मैं तो कंपैरिजन करता हूं तमाम सियासतदानों का, इन सब में से सारी कमजोरियों के बावजूद जो डिलीवर कर दे। देखिए, अगर आपने एक मंशूर दिया है पाकिस्तान की आवाम को, उसमें आपने 100 नुकात दिए हैं, उसमें से आपने 40 भी पूरे कर दिए, तो एक आप कामयाब शुमार होंगे। मलिक साहब, ये जो आपने बात की है कि हम इमोशंस की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये आप और मैं तो नहीं करते, ना रबिया करते हैं, ना बाकी लोग करते हैं। ये सियासतदान करते हैं ना, जो बाद में फेवर्स मांगने आ जाते हैं। देखें जनाब, इतनी मुश्किलें हम कैसे डिलीवर करें, रातों रात थोड़ा होता है, टाइम लगता है, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है। अभी आपने ओबामा साहब की मिसाल दी, लेकिन जब आप पावर में आने से पहले तो आप कहते हैं यहाँ तो चाह दूध दही की हम नहरें बहा देंगे, यहाँ पे शहद की नहरें होंगी। उस वक्त आप और मैं तो नहीं कह रहे होते, रबिया तो नहीं ये दावेकारी होती, ना हम लोगों को कहानियां डाले, यही लोग डाल रहे होते हैं जो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, जो पावर में आना चाहते हैं। तो फिर बाद में जब इनको पकड़ा जाए, सवाल पूछा जाए, तो वो कहते हैं देखें जनाब आप तो बिल्कुल मतलब इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं, अगेन इस काम पर तो बहुत सारे सालों लगते हैं। तो ये कहानियां तो वो सुनाते हैं, आप और मैं तो नहीं सुनाते सर। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके मेरे साथ या रबिया के साथ तो नहीं है। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं सियासतदानों की बात ही कर रहा हूँ कि वो ये बुलंद बांग दावे करते हैं, वही ख्वाब दिखाते हैं, वही ख्वाब बेचते हैं। बल्कि जुल्फिकार भुट्टो साहब के हवाले से भी वो एक, मैं वाकया बड़ा लंबा लेकिन इन शॉर्ट करके आपको बता दूं, उन्होंने मिराज मोहम्मद खान से कहा कि मैं तुम्हारी तकरीर के बाद अगर मैं खिताब न करता तो यहाँ से हमें कभी वोट ना पड़ते। इस कौम को रुलाओ मत, इस कौम को ख्वाब दिखाओ। क्योंकि उस तकरीर में भुट्टो साहब ने कहा था कि जनाब सिंध के हारियों जमीनों तुम्हारी होंगी, मिलों के मजदूरों मिलें तुम्हारी होंगी, और गुर्बत का जमाना बीत गया, अब हर तरफ खुशहाली होगी। मिराज मोहम्मद खान साहब की तकरीर के दौरान लोग रो रहे थे जब वो गुर्बत का, मजलूमियत के किस्से सुना रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी तकरीर के बाद जलसा खत्म कर देते तो वोट ना मिलते, लोगों ने मेरी तकरीर के बाद जो है ना वोट देने हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ख्वाब दिखाए जाते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का बड़ा कसूर है। वो असल फैक्ट्स के ऊपर बात हमारे यहाँ कम होती है। देखिए ना, दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत मजबूत हुई है वहाँ लोग बताते हैं कि हम ये करेंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ आपको पता, अपोजिशन में आते ही पहला नारा लगाते हैं IMF का बजट नामंजूर, हुकूमत में जाते ही कहते हैं IMF के पास जा रहे हैं। यानी हमारी हालत ये है कि हम उसी काम की जो है प्रमोट कर रहे होते हैं अपोजिशन में बैठ के, लेकिन सरकारी बेंचेस पे बैठ के जाके हम दिफा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम झूठ बोलने वाली कौम है, हम झूठ खरीदने वाली कौम है, तो झूठ के बायस चूंकि सोसाइटी में बेशुमार हैं, इसलिए झूठ बेचने वाले का कारोबार चलता है। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लगता है, जो बड़ा सवाल है इस वक्त सब पाकिस्तानियों के जहन में होगा, इमरान खान 2026 में जेल में रहेंगे या रिहा होने के चांसेस हैं उनके? अगर देखा जाए आज के हालात के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती। अच्छा, उनका सोशल मीडिया लाना चाहता है। इमरान खान साहब खुद वैसे जेल से बाहर आना चाहते हैं, जिस तरह के बयानात और ट्विटर वगैरह पे चीजें, वो खुद इंटरेस्टेड हैं जेल से बाहर आने में। खान साहब पार्टी को तो छोड़ देते हैं। खान साहब को जो है ना, वो कुछ लोगों ने ऐसे घेर लिया था जब हुकूमत में भी थे। अभी मैंने शायद पहले भी आपसे एक दफा जिक्र किया था, एक साहब उनसे मिलकर आए तो उनका खान साहब कम से कम पेशावर से लेकर लाहौर तक लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, यानी यहाँ खचाखच सड़कें भरी होंगी। जब बंदे को ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो कहता है कोई गल नहीं, 2 महीने और जेल काट लो, फिर तो जेल के दरवाजे टूट जाएंगे। ये जो चीजें होती है ना, हमें सियासतदान को ये इस तरफ ले जाती हैं कि जहां फिर उसके लिए अंदर समझने की सलाहियत भी कम हो जाती है, इतनी खुशामद की जाती है। मेरे ख्याल में अगर ये लड़ाई इस तरीके से जारी रही, खान साहब जेल से नहीं आएंगे, और खान साहब ने अगर उनकी पार्टी थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करे, मैं ये नहीं कहता कि उनके मुकदमात खत्म हो सकते हैं, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब ये मामला वहां तक ले गए थे कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गला शिफ्ट हो जाते, वहां उनको सब जेल करार दे दिया जाता और वहां से वो बैठ के लेकिन गंडापुर का बयान आपने भी पढ़ा होगा, सामने सुना भी होगा, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे पे स्केल से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता, इमरान खान जाने फौज जाने। वो तो उन्होंने सीधा कहा था, दोनों एक दूसरे से बात करें, कोई हाल निकालें, हम दरमियान में से कोई चीज नहीं। उनका रिकॉर्ड पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। सर ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि पार्टी में भी उन्हें कुछ भी राय नहीं मिलती थी। जब वो जाते, लोग उनके खिलाफ शिकायतें ले जाते थे, लोग उनके खिलाफ जाके ग्रुपिंग करते थे। अली मीर गंडापुर साहब ने तो देखे ना, जो बात की थी, आपको याद होगा 26 नवंबर के जो वाकयात हुए, उसमें वो खुल के ये बात उन्होंने बताई
कि जनाब खान साहब से जो बातचीत हमारी हुई थी, हमने आना नहीं था डी चौक, लेकिन बुशरा बीबी हमें जबरदस्ती डी चौक लेकर गई और मामला वहां से बिगड़ गए। यही बात शेर अफजल मरवत साहब आपके प्रोग्राम में भी उसने मैं सुन रहा था, यही बात कर रहे थे। मसला ये है कि पीटीआई ने इस बात को समझा ही नहीं। ये आपको याद होगा सूफी मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, मैं ना आइन को मानता हूँ ना कानून को मानता हूँ। स्वात का स्टेडियम खचा खच मैंने अपनी आंखों से भरा हुआ देखा है रऊफ प्लासा साहब। इतने लोग उनके लिए निकल आते थे क्योंकि हमारे यहाँ हेट स्पीच, ललकारने को, नफरत को पजीराई मिलती है। कहाँ है सूफी मोहम्मद साहब गए, जेल के अंदर ही बेचारे फोत हो गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। इसलिए मेरे ख्याल में सियासतदान वो होता है जिसको इस बात का इदराक हो कि जो मेरे साथ खुशामदी बैठे हुए हैं, इनकी वजह से नहीं, मैंने अपने फैसलों की वजह से अपने मामला सेटल करने हैं। अब लोग तो उनको आप भी कहते रहेंगे कि खान साहब आप फिक्र न करें। अब ये देखे ना, एक शख्स से मैंने उस दिन भी सवाल किया, एक साफी ने लाहौर में सुहेल अफरीदी साहब से कि जनाब अडियाला जेल दा फाटक कदू तोड़ोगे। अब देखे ना, ये अगर हमारी सोच है कि सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और जेल की दीवार गिरा देंगे और इमरान खान साहब को बाहर लेंगे, तो अफरीदी साहब ने क्या कहा, उसने कहा नहीं हम स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, अभी टाइम लगेगा खान साहब की रिहाई में। इसमें मलिक साहब उस बेचारे पूछने वाले का क्या कसूर है? जब आप बुशरा साहब ये कहेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब यही कहेंगे, माजी में हमने देखा है कि हम इस्लामाबाद पे आएंगे, कब्जा करेंगे, अडियाला जेल में जाएंगे, खान साहब को छुड़ा के ले जाएंगे, ये खुद उनके बयानात है सर। बुशरा साहब ने कहा था हम जा रहे हैं और खान साहब को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, और गंडापुर साहब ने कहा था कि कफन बांध के आने, घर वालों को वसीयत कर दी थी कि जनाब हमारे जनाजे पढ़ लेना। जब इस तरह जनाजे पढ़ लेना, हम खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और ये अफरीदी साहब कहते हैं मौत या आज़ादी, खान साहब को इमरान इश्क में सब कबूल है, तो पूछने वाले का क्या कसूर है कि आप कब जाके फाटक तोड़ के खान साहब को निकालेंगे? माहौल तो ये तैयार करके देते हैं पूरे। बाद में जब वर्कर पूछता है कि वो उसमें आता है एक फेज में कि हाँ जी हमारी लीडरशिप कह रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा, अडियाला जेल के फाटक तोड़ के खान को हम अपने कंधे पे बिठा के तो पेशावर ले जाएंगे, तो फिर वो पूछने में तो फिर उसका कसूर तो नहीं है सर। देखिए ना, यही वो गलती है। आप मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ साहब को हटा दिया, जनरल जिया भट्ट साहब को उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। आप देख रहे हैं उस वक्त जनरल जिया जो है उनके पास भी कुछ जवान थे जो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया कि किसी क्लैश की सूरत हाल में मैं न जाऊं, और वो सरेंडर कर गए। अब सूरत हाल ये है कि 9 मई मैं आपकी बात काट रहा हूँ जस्ट फॉर करेक्शन ऑफ द थिंग्स। मेरा ख्याल है जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब के पास बंदे नहीं थे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कोर के थे। वो अगर कोर कमांडर होते, किसी पिंडी के होते या किसी को साथ में मंगला के या इधर, तो फिर तो शायद उनके पास कोई हो सकती थी। वो तो डीजीआई सही थे, उनके पास कहाँ से बंदे आने थे सर? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास बड़ी कोई यूनिट्स निकल आई थी, लेकिन लोग उनको कहने वाले थे कि सर आप आए, कोई मसला नहीं है, कुछ लोग आपका साथ देंगे। तो ये मसला ये था कि उन्होंने भी इस चीज का पूरा जायजा लिया कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर डिसीजन किया नहीं जी मैं तो बिल्कुल इससे आगे अपने आप को नहीं लेकर जाऊंगा। सवाल ये है कि 9 मई का आप मिस एडवेंचर कर चुके हैं, जिसमें आप बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं, और 9 मई आप माने या न माने, देखें बड़े पैमाने पे लोगों को जो है वो साइडलाइन किया गया उस वाक़े के बाद। विद इन इंस्टीट्यूशन जो है बड़ी ओवरहालिंग की गई, इसलिए कि उसका जायजा ये लिया गया था कि ये हमारे अंदर से एक जो है वो 9 मई की आपने बात की तो ये भी आ रही थी, आज चीजें वो सामने आ रही थी, पहले भी एक दफा थी, आप फिर आ रही हैं। शेर अफजल मरवत के मैं बयान पढ़ रहा था कि जनाब के 9 मई एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं थे, शायद मेरे ख्याल ओमान गए हुए थे, तो पीछे से कोशिश की गई थी कि जनाब के ये शहर ये जो है शमशाद साहब जो है इनको कह के टेक ओवर करा लिया जाए। हाउ डू यू सी दैट? ये हो सकता था, ये पॉसिबल था, या इस तरह की चीजें हुई हैं? आपकी क्या मेरा जाती ख्याल है 9 मई जो है वो एक बगावत करने की कोशिश की गई थी और बगावत कुछ नहीं गई। अच्छा। तो बगावत पकड़ी गई, और ये वो चीज है जो आज तक पीटीआई के गले पड़ी है, और पीटीआई जो है इस पे खामखा अपने आप को आज तक लटकाई है। अगर पीटीआई उस वक्त समझदारी का मुजाहरा कर लेती जब डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि ठीक है अगर ये मान ले कि हमसे गलती होगी, हमने ज़हन साजी की और 9 मई के वाकयात हमसे हो गए, तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। पीटीआई को उसी दिन ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि हम अपनी इस गलती का अजाला हमने कैसे करना है। अजाला करने के बजाय वो आगे लड़ाई में आ गए, उस लड़ाई का नतीजा आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया। देखिए मसला ये था कि ये पीटीआई क्या फौज के साथ लड़के, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के क्या कामयाबी हासिल कर सकती है? मुमकिन नहीं है। और मैं एक अगर बात आपसे एक बार अर्ज करूं, एक लम्हे के लिए सोचिए खलासा साहब, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं, वो मुल्क के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं होती, तो क्या इमरान खान साहब हुकूमत चला पाएंगे?
पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी सख्त नहीं है, ना हमने अपने आप को इतना डेमोक्रेटिक किया है, ना हमने अपने आप को इतना रिफाइन किया है, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप इस मुल्क के अंदर हुकूमत बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। उसकी बेशुमार वजूहात है, जिसपे बड़े लंबा प्रोग्राम हो सकता है कि आपकी डिप्लोमेसी, आप कहाँ तक वहां काम करते हैं, आपके ऊपर जो है डिपेंडेंसी दीगर ममालिक की किस हद तक है, फौज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं। चीन पे आपकी पुलिस, चीन आपकी पुलिस की सिक्योरिटी को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है फौज हमें गारंटी देंगे तो हम इन मंसूबों पे काम करेंगे। सऊदी अरब आपके साथ आपकी गारंटी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो है उससे लेने को तैयार नहीं होता। हमने अपने इदारे मजबूत नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो SSG के पास होती है, इसलिए कि आपकी पुलिस जो है उसको आपने आज तक इस काबिल ही नहीं किया। या तो ये होता कि आप अपने इदारों को मजबूत करते। आज भी आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस हद तक आपने उसको बेहतर नहीं किया कि जिस नतीजे में आप सारे मामलात को खुद देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई खान साहब जो है ये सोच के बैठ गए थे तो आराम से उनकी हुकूमत जो है पूरी सपोर्ट हासिल थी। आपको भी याद होगा एस्टेब्लिशमेंट की, कमर जावेद बाजवा साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उन्होंने उस चांस को जाया किया, अजीब व गरीब किस्म की लड़ाई में फंसते चले गए। जो आपने बात की एक जुमला मैं उसमें कह दूं, देखिए उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की चाहे सारे शमशाद मिर्जा थे, वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और बाजवा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी इस बात पे, लेकिन बाजवा साहब की इस ख्वाहिश को जो है वो ना तस्लीम किया गया, ये उनकी बात नहीं सुनेगी, जिसके बाद जो है मौजूदा आर्मी चीफ जो है सईद आसिम मुनीर साहब फौज के सरबराह बन गए। ये मामलात उस वक्त से चीजें चल रही थी जिसमें एक फैज साहब एक किरदार थे। जब वो किरदार चीजें एक्सपोज हुई हैं तो अब एस्टेब्लिशमेंट या फौज की मौजूदा लीडरशिप उस सारे मामले को किस तरीके से नर्म रवैये से देखेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताएं मलिक साहब, अब ये पिछला अरसा कुछ इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि हमने देखा 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, अदालती निज़ाम में एक बड़ा जो है वो हमने चेंज देखा गया, आईनी अदालतों का क़याम देखा गया, फिर आर्म्ड फोर्सेस में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो देखा गया। अब 28वीं तरमीम की भी जो है वो बातें सुनने में आ रही हैं। क्या रह गया है, क्योंकि इस निज़ाम ने अपने आप को कंसोलिडेट तो बेहद जो है वो कंसोलिडेट कर लिया है, कुछ रह गया है? क्या ऐसा सरप्राइज होगा 28वीं तरमीम में, आएगी नहीं आएगी, कितना जल्दी आएगी? इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? मुझे लगता नहीं 28वीं तरमीम फौरी कोई आने वाली है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। चीजें एक NFC का आपका मसला है, उसको सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है और बड़ा इस वक्त हुकूमत ने चीजें देखें, अदालती मामलात काफी हद तक उनकी चीजें सेटल डाउन उन्होंने कर ली हैं। जो रिफॉर्म्स वो करना चाहते थे अपने अंदाज से उन्होंने कर ली हैं। इसलिए कोई ऐसा बड़ा जो है हुकूमत के लिए अदालती महाज पे भी कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ ये सियासत, गंदी सियासी लड़ाई की वजह से, बल्कि आप रबिया, मैं, आप और खुलासा साहब इस बात को हम तस्लीम करेंगे, सिविल सोसाइटी कंप्रोमाइज हुई, मीडिया कंप्रोमाइज हुआ, सियासत कंप्रोमाइज हुई और आपके अंदर जो है बाज ह्यूमन राइट्स आपके कंप्रोमाइज हुए और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इतनी गंदी लड़ाई लड़ी गई जिसके नतीजे में बिल आखिर जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको 4-4, 6-6 कदम पीछे आना पड़ा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अगर ये लड़ाई गंदे तरीके से ना लड़ते तो शायद आज ये हालात ना होते जिसका आज हम जाते हुए 2025 में जिक्र कर रहे हैं। तो मलिक साहब, ये जो आपने कहा है कि इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इनको एक एक कदम या 6-6 कदम जो है वो पीछे आना पड़ा क्योंकि ये लड़ाई इतनी गंदी थी, यहाँ से आगे क्या ये स्पेस जो खोई है इसको वापस हासिल किया भी जा सकेगा, या अब हम ये समझ लें कि इसी तरह जो है मामला जो चल रहे हैं वो इसी तरह अब चलते रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये अब स्पेस उस तरीके से वापस इतनी जल्दी आएगी। 2-3 चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट पड़ी हैं। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल किया और ये एक ज़हन साजी हो चुकी है इस वक्त मुल्की इदारों में, एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में, इवन ब्यूरोक्रेसी के ज़हन में कि जनाब ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि एक शख्स उठता है, वो जनाब माइक ला के हमारे मुंह में घुसेड़ देता है और हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करता है और जो मर्जी उठ के जो मर्जी कर देता है। सोशल मीडिया की इस भरमार ने भी सोचने पर लोगों को मजबूर किया कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस सोसाइटी के लिए, हुकूमतों के लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है। हमें अपनी कुछ डोमेन्स तय करनी चाहिए थी जिससे हम बाहर चले गए। सियासत जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स थे या हमारे जर्नलिस्ट थे वो एक्टिविस्ट बन गए। जब वो एक्टिविस्ट बने तो दूसरी तरफ से अब सोच पाई जाती है कि जनाब अगर आपने साफी रहना है तो एक्टिविज्म आपको हम नहीं करने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जब तक हम अपने ओवरहालिंग नहीं करेंगे, हम खुद नहीं देखेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है। मुझे तो ये लगता है, खुलासा साहब हिस्ट्री भी बड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं किताबों के खास तौर पे बहुत ज्यादा, चूंकि बुक रीडिंग ये करते हैं,
मुझे लगता है यह है कि आने वाले चंद सालों में फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी दुनिया में एक सब्जेक्ट होगी कि क्या इसको इस हद तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे कदम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अमेरिका की सोसाइटी हो, ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी हो, न्यूजीलैंड की सोसाइटी हो, बरतानिया की सोसाइटी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको 25-30 साल हो गए हैं इसी जर्नलिज्म में। हमने आपने रिपोर्टिंग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, लाइव कवरेजेस बड़ी की हैं। यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू पायनियर्स इसके ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के, टीवी चैनल्स के। आपकी क्या राय है कि जिसका आपने सब्जेक्ट की बात की है कि आने वाले दौर में बड़ा सीरियस मसला बनने वाला, अभी भी बना हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं एज ए स्टूडेंट ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको बड़ा तजर्बा है इसमें, इस फील्ड में 30-35 साल तो हो गए आपके, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से? साहब, मैं समझता हूँ कि मुझे बात अपनी कहते हुए उस अंदाज से कहनी चाहिए कि जहाँ कोई रस्सी मेरी गर्दन के लिए तैयार ना कर ली जाए। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बात भी कहूँ और उन कवानीन और क़वायद ज़वाबित के मुताबिक जो मौजूद होते हैं किसी मुल्क में, उसके मुताबिक अपनी बात कहने की कोशिश करूँ। तीसरी बात यह है कि एक लाइन मुझे भी ड्रा करनी पड़ेगी कि अगर इस लाइन को मैं क्रॉस कर जाता हूँ तो जो मुझे आज़ादी मिली है ये किसी न किसी मौके पे कंप्रोमाइज हो सकती है, तो मैं उस लाइन को जरूर इस्तेमाल करूं। फिर जिस तरीके से हम पर्सनलाइज हो जाते हैं, लोगों की पर्सनल पगड़ियां उछालते हैं। अब देखें सोसाइटी के अंदर ये भी एक जमाने में बहस शुरू होगी कि भाई क्या इख्तियार है नुसला मलिक को कि वो किसी की किरदार कुशी शुरू कर देता है। ये चीजें जब डिस्कस होना शुरू हो गई और इस सतह पे आ गई कि जनाब लोगों की किरदार कुशी की जा रही है, इंस्टीट्यूशन हमारे पास मजबूत नहीं थे, अदालतें हमारे पास मजबूत नहीं थी, सिस्टम हमारे पास अपनी जगह पे वजूद नहीं रखता। अगर ये वजूद रखता होता तो आज हमारे ये मसाइल ना होते। देखें, इमरान खान साहब ने कहा जनाब के 10 अरब रुपए लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे, उस यानी 10 अरब रुपए की रिश्वत ऑफर की उन्होंने मुझे, उसको जो है वो कोर्ट में ले गए। आज तक वो केस चल रहा है, यानी उस पर कोई डिसीजन नहीं है। आज तक आपको पता ही नहीं किसने क्या इल्जाम लगा दिया। कोई उठता है, उठ के किसी के ऊपर चोर डाकू का इल्जाम लगा देता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। देखे, मुझे आपने लिफाफा कह दिया किसी ने, मेरी किरदार कुशी तो होगी, इसका मेरे लिए कंपनसेशन क्या है? मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोई बात नहीं सुनेगा, वहां से मैं विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकलूंगा, अदालत मुझे जमानत दे देगी, जनाब मैं नारे लगाऊंगा आजादी है, सहाफत जिंदाबाद। ये जो चीजें सारी हमारे यहाँ पाई जाती हैं, अगर बगैर किसी सबूत के किसी ऊपर इल्जाम लगाने से पहले मैं एक बार सोच लूं तो मेरे ख्याल में ये हम आजादी वापस हासिल कर सकते हैं। थोड़ा दोबारा सियासी उसकी तरफ आते हैं, बड़ी आपने तफसील से, मैं जस्ट सुनना चाह रहा था कि आपके इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत सारी डिबेट रहती है, आपको क्या लगता है कि इसकी इस वक्त ये हुकूमत जो है इसकी और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक वो कहते हैं रोमांस कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, सेम पेज कहें, ये 2026 में भी जारी रहेगा? मुझे लगता है 2026 में भी ये जारी रहेगा। कोई ऐसे हालात नजर नहीं आते जिसके नतीजे में हम समझें कि कोई ये दरार पड़ने वाली है। क्या दरार कैसे पड़ सकती है? इकॉनमी चैलेंज है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, मुल्क के मसाइल हैं, दोनों फ्री कैन को पता है, पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक है, हर बंदे को इस बात का पता है कि ये चैलेंजेस हैं, इस चैलेंज से हमने ऐसे निकलना है, इसके रास्ते आस्ता आस्ता होंगे, एक दिन में ये नहीं होगा। अब दरार तो तब पड़े कि पीटीआई जो है उसके मामला बहुत सेटल हो जाए, वो कि जनाब हम ज्यादा जो है बेहतर मुल्क को चलाने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा मैं एक जमाने में जब ये एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब बहुत करीब चले गए तो बड़े सीनियर ऑफिसर ने कहा, उन्होंने कहा जी हमें खान साहब ने जो बातें बताई कि मैं दिन रात एक कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा मुल्क की खातर, अपना खून भी बहा दूंगा, पसीना भी बहा दूंगा और मुल्क को जनाब 1 साल के अंदर मैं पटरी पे चढ़ा दूंगा कि लोग भूल जाएंगे तरक्की इस मुल्क के अंदर हुई है। कहते हैं उस वक्त भी हम जनाब इतने खुश हुए कि हमें कैसा इंसान मिल गया है, और जनाब हमारे घर वाले भी हमें कहना शुरू हो गए थे कि जनाब इसकी खातिर जो है आपको जो है मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर ये हालात जो है ऐसे ही रहे और कोई दरमियान में कोई ऐसी चीज ना हुई कि जिसके नतीजे में कोई और फरीक आके ये दावा कर सके कि वो शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चल सकता है, तभी ये हालात हो सकते हैं ना कि शहबाज साहब को कहा जाए सर जी आप साइड पे हो जाए, नई हुकूमत को आने वाली है। तो इस वक्त तो पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी दोनों इक़्तिदार में है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे हालात हों। अच्छा सर, आप लाहौर में बैठे हैं, पिछले दिनों वहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब भी गए और आपस में वार ऑफ वर्ड्स भी हुई, हंगामे भी हुए, जो कुछ हुआ सारा कुछ आपने देखा। आज हमने देखा है कि जनाब फिर दोबारा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर हैं उन्होंने ये कुछ बातें की, आज़मा बुखारी साहबा के बारे में सख्त बातें की हैं। वहाँ से पहले आज़मा साहबा ने
उनके आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके बारे में सख्त बातें कह दी थी। माहौल दोबारा, कल भी मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम में, दोबारा वो 80s और 90s का हो गया है। आप इसको नए साल में जाते हो कैसे देख रहे हैं कि नया साल शुरू हो रहा है और पुराना आज ख़त्म हो रहा है? एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन पे वो हो रहा है, किसी कोई रिकन्सिलिएशन पे, नई शुरुआत पे नहीं हो रहा, जिसकी आप और मैं हमेशा बात करते रहते हैं। हाउ डू यू सी दैट कि सोहेल अफरीदी साहब का जाना, मरियम साहब ने मुलाकात नहीं की, वो कहते थे चाय पे बुलाना चाहिए था, पंजाब असम्बली में कुछ इस तरह के सवालात किए गए जो समझते हैं कि वो शायद वो शान निशान नहीं थे और कुछ शायद हुकूमतों ने भेजे हुए थे, वटएवर जो इल्ज़ामात लगते थे। इस पूरी कंट्रोवर्सी को, दोनों को आप कैसे देखते हैं, मरियम नवाज साहबा वर्सेस सोहेल अफरीदी साहब? मेरा नहीं ख्याल ये हालात बेहतर होंगे, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो है इस किस्म की बातें जो है वो ज्यादा पॉपुलर होती हैं। लड़ाई ज्यादा जो है वो खुशी से देखी जाती है, और ये सियासी मतलब लोग लड़ाई के साथ होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग लड़ाई के साथ होते हैं, वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं होते, दे आर विद द फाइट। लोग लड़ाई देख के खुश होते हैं, मजे लेते हैं, और बदकिस्मती से हमारी सियासी लीडरशिप जो है उस लड़ाई की जो वीडियोस होती हैं उसको जब देखती है ना, 5 लाख क्रॉस कर गई है, बड़े फख्र से हमारे साथ भी शेयर करते हैं, यार ये देखो उस दिन मैंने कितनी सख्त बातें की और ये 5 लाख लोगों ने देख ली है। माहौल वहां चला गया है। इससे निकालने के लिए कोई सियासी जो है लीडरशिप ऐसी नजर नहीं आती कि जो ये बैठ के ये तय करे कि भाई हमने सियासत करनी है तो वफादारी के साथ करनी है। अब सूरत उससे बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए चौधरी परवेज लाई या चौधरी शुजा साहब हुआ करते थे, बड़ी लड़ाई हुई मियां नवाज शरीफ के साथ, वो मुल्क से चले गए, इन्होंने मुस्लिम लीग कायद आज़म बना ली, पूरी पार्टी तोड़ दी। लेकिन क्या परवेज लाई साहब या शुजा साहब या मियां नवाज शरीफ के माबैन गालियों का तबादला हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अब मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। अब देखें शमशान बुखारी साहब, आपको याद होगा जी। एक जमाने में सूबाई वज़ीर इत्तलात थे, वो एक जो है वो बनी गाला से मिलके वापस गए, तो हमें एक खाने पे इकट्ठे थे, तो उनसे पूछा भाई सर खबरें आ रही हैं कि आपको हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद माजरत कर ली। हमने कहा आपने क्यों माजरत कर ली है? तो उन्होंने कहा मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप बहुत जो है वो धीमे अंदाज में बात करते हैं, आप इनके खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने आगे से कहा जी मेरे फैमिली के कई तल्लुकात हैं, कई लोग उस तरह बैठे हुए भी मेरे अपने फैमिली के अजीज व कारब भी हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, कुछ हमारे खानदानी के लोगों के साथ तल्लुकात हैं, फिर मेरी एक पूरी गद्दी है, तो मैं ये काम कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा फिर आप माजरत कर लें। तो शमशान बुखारी साहब जो है पंजाब के वज़ीर इत्तलात से फारिग हो गए। अब सियासत में शिबली फराज साहब को हटाने की वजह भी यही बनी थी कि खान साहब समझते थे, हालांकि शिबली फराज साहब ने कोशिश की थी कि खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरा जाए, सख्त जबान की जाए, उनका मिजाज भी नहीं था, तो उस वक्त उनको भी यही बताया जाता है कि शायद हटाने के पीछे यही वजह थी कि अब सख्त जवाब नहीं दे रहे। एक और हमारे वो खान साहब के एक एडवाइज़र थे, तो एक दिन मैंने उन्हें कहा, कोई ट्विटर पे बहुत सख्त ज़बान उन्हें इस्तेमाल की, मैं कि यार आप एजुकेटेड बंदे हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी, आपको ये ज़बान सूट नहीं करती। वो बड़ा उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, अगर ये रियली मैं सख्त ज़बान इस्तेमाल करूँ मैं कि जनाब, उन्होंने खान साहब को तो नहीं लगता आज ही मुझे डांट पड़ेगा यार मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे ट्वीट्स में। तो जब ये लेवल ये रख दिया जाए, क्राइटेरिया ये रख दिया, मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, जैसे आप बुखारी साहब का सुना रहे, खान साहब तो ये चाहते थे कि इस तरह की चीज़ें सख्त, लेकिन यहाँ से भी तो सख्त बातें होती हैं। जब आज़मा बुखारी साहब कहेंगे कि पंजाब में मंशियात लाने की इजाज़त नहीं होगी वज़ीर आला के डेलीगेशन को, तो डोंट यू थिंक ये भी जरा सख्त बात है? जंग कहना देखिए दोनों तरफ से लोग लगे हुए हैं ना। मैं समझता हूँ कि यहाँ से पंजाब हुकूमत को भी बिल्कुल नहीं कुछ करना चाहिए था। चक्री में आपने पुलिस के जवान खड़े करके उनके 50 बंदों को रोक के क्या हासिल कर लिया? उन्होंने तो अपने बयान दे दिए, हमें रोक लिया गया। अब फेरा में अगर आपने पुलिस उनके ऊपर लगा दी तो आपने हासिल क्या किया? 100 बंदे थे टोटल वहां पे, आपने खुद ही उसको खबर बना दिया। लाहौर पंजाब असेंबली में चले एक बंदा जो है उसका लिस्ट में नाम नहीं था, वो आ गया, वो उससे लड़ने की जरूरत क्या है भाई? आप उससे लड़ क्यों रहे हैं? उसे कहे भाई आपका नाम नहीं था, आप तशरीफ रखिए, हम आपका जो है वो देख लेते हैं, अप्रूवल देख लेते हैं, आपकी लिस्ट चेक कर लेते हैं, आपका नाम होगा हम आपको ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे 2025 उन्होंने कैसा पाया, कैसा देखा सियासी महाज पर, इकोनॉमिकली या फिर डिप्लोमेसी के लिए जो है ये साल कैसा रहा, और आगे आने वाले साल में जो है हम मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, खासतौर पर सियासी महाज पर जो कशीदगियां हैं, क्या उसमें कुछ कमी आ सकती है? अगर आ सकती है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? इस हवाले से हम बात कर रहे थे नसरुल्लाह मलिक साहब से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे में स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और भारतीय जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई। हमने देखा कि जो है दोनों हजरात ने हैंडशेक भी किया। अब जब से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से हमने देखा है कि कशीदगी जो है वो किस कदर बढ़ गई है दोनों ममालिक के दरमियान। तो ये हैंडशेक जो है वो क्या अहमियत रखता है? क्या ये कोई इंडिकेशन है कि आगे जाके कुछ बर्फ जो है वो पिघल सकती है? हम बात कर लेते हैं, क्लासा साहब से
पूछते हैं। क्लासा साहब, आपको क्या लग रहा है, कहीं तो इनके क्रिकेटर जो हैं वो मैदान में हमारे क्रिकेटर से हाथ भी जो है वो मिलाना नहीं चाह रहे थे, और जो जरा सी बात भी कर लेता था उसको उनका सोशल मीडिया जो है वो इस कदर रगड़ देता था कि सभी जो है वो इस चीज से डरते थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जयशंकर ने जो है वो अयाज सादिक साहब से हाथ मिलाया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं आपको पता है कि एक पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी बड़ी एक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी की यही रहती है कि एक बड़ी पॉजिटिव सोच रहती है कि वट एवर द सर्कमस्टांसेस हूँ, कोई इस मौके पे अप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, अयाज सादिक साहब को भी और उनको जयशंकर साहब को भी, कि इतने टफ सिचुएशन में, इतने इंटेंस और इतनी कन्फ्लिक्ट के जोन में, जब अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात बहाल नहीं है, आना जाना नहीं है, फ़ज़ाई सर्विस नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, ज़मीनी सारे एक दूसरे के खिलाफ बयानात, वो सारा कुछ सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, जंगी वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह शुरू हुई हुई हैं बॉर्डर वगैरह पे। इसके दरमियान में इन द मिडल ऑफ इतने स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी कन्फ्लिक्ट के दरमियान इस तरह के हैंड शेक जो होते हैं ना, ये भी एक वेलकम साइन है, इन्हें हमें वेलकम करना चाहिए, रादर दैन हम इस पे उनको टांट करें कि देखें जी आप तो खिलाड़ी भी हाथ नहीं मिलाते थे, देखें यहाँ पे जयशंकर साहब हैं वो हाथ मिला रहे। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा, छोटी सी भी, वो कहते हैं ना, हल्की सी भी एक लाइट ऑफ पीस कहीं पे नज़र आनी चाहिए, उसको उसकी क्लैपिंग भी करनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर जो माजी में हम मतलब इस तरह की कई चीज़ों का अप्रिशिएट भी करते रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े ब्रेक थ्रू भी हुए, कहीं ना कहीं पे कोई हमारी गलती, कहीं पे उनकी गलती, कभी दोनों की गलती, सो मौक़े माजी में भी ज़ाय होते रहे। कि अब आप ये देखें कि हमारे स्पीकर साहब और उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब के दरमियान जो हैंड शेक है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है। मतलब हमने इतना एक दूसरे से खुद को दूर कर दिया है कि हैंड शेक हैज़ बिकम ए ह्यूज स्टोरी इन इंडिया, पाकिस्तान और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि और दुनिया ने भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ जो है ना लिया होगा। इसकी इसलिए भी इंपॉर्टेंस है इस हैंड शेक की कि आप देखें मई के बाद ऑनवर्ड, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो शहबाज शरीफ साहब और ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं 3 मौके पे इंटरनेशनल फोरम्स पे इकट्ठे हुए हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, मेरा ख्याल 3 है या 4, और एक ही जगह से एक ही स्टेज पे थे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाए दोनों इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ने। उन्होंने कोई एक दूसरे से बात नहीं की, अपनी अपनी पोजीशन पे रहे हैं, अपने अपने स्टैंड पे खड़े रहे हैं, अपनी अपनी कतार में खड़े रहे हैं। तो यहाँ पर खालिदा जिया साहबा के उस पर जनाजे पे इकट्ठे होना, और अब तक ये बताया जा रहा है, जो खबरें आई हैं, कि जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, खुद गए और उन्होंने अयाज सादिक साहब से अपना हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया और उन्हें कहा जी मैंने आपको पहचान लिया है। तो आई विल से कि इट्स ए ह्यूज एक जेस्चर भी है, ह्यूज डेवलपमेंट भी है, ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो 3-4 बड़े लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान टुवर्ड्स द दुनिया में, उसमें तो 3 लोग समझे जाते हैं। एक उसमें नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, और साथ में ये वजीर खारजा हैं। अगर वजीर खारजा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इट मीन्स के ही कैन गो बैक होम, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। मुमकिन है कि उन्होंने ये बात वहाँ से दिल्ली में की भी हो आने से पहले कि इन केस अगर ये इस तरह का इनिशिएटिव होता है तो व्हाट डू यू से, उन्हें पता था, कैमरों पे खड़े थे। सो लगता तो ये है कि कोई ना कुछ सैनिटी इज प्रिवेलिंग फाइनली। तो ये बताएं क्लासा साहब, मैं तो इस आपकी बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि ज़रा सी भी एक उम्मीद जो है वो कहीं नज़र आती है तो आप उस पर जो है वो बहुत खुश होते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहूँगी, ये एकदम से चेंज ऑफ हार्ट्स आपको लगता है कि क्यों हो गया? क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि पाकिस्तान ने खुद को डिप्लोमेसी फ्रंट पे जो है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे खुद को जिस तरह से पोजिशन किया है, क्या इसके पीछे ये वजह भी आपको नज़र आती है? मे भी आपके सवाल में बड़ी जान है कि इंडियंस ने मतलब 10 मई से पहले का इंडिया और 10 मई से पहले का पाकिस्तान, दोनों में फ़र्क है, दोनों की पोजीशनिंग चेंज हुई है। और टू बी फेयर हम कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि हमें नहीं लगता था कि अगर कोई खुदा न खासा जंग हुई तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और मतलब मिलिट्री साइज़ भी बहुत बड़ा है, और भी उनके रफ़ेल वगैरह का भी हम बड़ा सुनते थे, 36 के करीब उनके जहाज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ हम देख चुके थे। तो कहीं से लगता नहीं था कि अगर खुदा न खासा जंग हुई तो पाकिस्तान जो है इतनी बड़ी माइट को इस तरीके का फेस कर सकेगा। हमारे पास तो आखिरी जो डिटरेंस है वही रहता है, और जो खुदा ये कभी उसकी नौबत ना लाए कि मतलब हम सबकी सेफ्टी चाहते हैं इस खित्ते में, उनकी भी चाहते हैं, अपनी भी चाहते हैं। तो उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो उसमें तो दुनिया भर ने उसको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तानी कौम के अंदर भी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने तो ये पहली दफ़ा देखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। इंडियंस को भी एहसास हुआ है कि हम जस्ट जाके बुलडोज नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते जैसे उनके जहन में था पहले।
कि शायद कि हम जाके हमारी इतनी मिलिट्री माइट है, दुनिया तो ये समझती थी। तो जो रियलिटी चेक आया है वो मेरा ख्याल इंडिया के लिए थोड़ा सा वो शॉकिंग भी था, और प्लस जो उससे बड़ी चीज थी वो डिप्लोमेटिकली दुनिया भर में वो आइसोलेशन का शिकार हुए, जिसका उन्हें तवक्को नहीं थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। एक तो ये थी वो दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास है उनके पास, मैं गलत नहीं कह रहा, तो 30-40 करोड़ तो हैं कम से कम जो पेइंग कैपेसिटी रहती है। दुनिया का हर बड़ा मुल्क उनके साथ कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें पैसा नजर आता है, उन्हें मार्केट नजर आती है, सो उस वजह से उनकी इंपॉर्टेंस है। प्लस वो बहुत बड़े बायर भी हैं, असला का देख लें, वेपन्स का देख लें, यूरोप से लिया, अमेरिका से लिया, दीगर मुल्कों से भी है, तो वो अलहदा है। उनको एक चाइना के अगेंस्ट एक वो समझा जाता था, एक काउंटर एक पावर समझा जाता था। अमेरिकन हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स। अब जब उन्हें ये लगा है कि ये चीजें नहीं है और दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हुआ और पाकिस्तान की ये रिस्पेक्ट बढ़ी है और पाकिस्तान ने भी कोई अपोलोजेटिक अपना व्यू नहीं रखा। माजी में होता था कि हम थोड़ा सा वो रखते थे कि बात आगे ना बढ़े, तो मेरा ख्याल है ये वो तमाम चीजें थी कि उनको फील हुआ है कि बेहतर ये है कि उन्होंने, आपको याद होगा चाइना के साथ भी तल्लुकात ठीक किए हैं, उन्होंने मोदी साहब खुद गए थे, उन्होंने उनके साथ फजाई सर्विस भी शुरू की, रास्ते वीजे भी शुरू किए, ये भी कुछ महीने पहले की बात है। उन्हें दुनिया कह भी रही है कि ना, तो एटलीस्ट इस साल का इख्तिताम जो है वो इस पॉजिटिव हैंडशेक पे जो है वो हम कर सकते हैं, जो कि हुआ वहाँ के इंडिया के वजीर खारजा जो हैं जयशंकर और हमारे जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, उनके दरमियान हमने देखा ढाका में जब वो मौजूद थे बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे पे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।